हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को थोड़ा और धार देने के लिए आज हम हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है, एक बहुत ही बेहतरीन क्लास है। इसमें अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मान के चलिए 3 से 4 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएँगे। सीटेट चाहे पेपर 1 हो, चाहे आपका पेपर 2 हो, दोनों में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये भाषा शिक्षण तकनीक पे बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लेके आएँ, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हम किस पे बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाषा शिक्षण का उद्देश्य। भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, छात्रों में श्रवण दैट मीन्स सुनना, वाचन बोलना, पठन पढ़ना और लेखन कौशल का विकास करना। अगर भाषा शिक्षण की, ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक्स की हम बात करेंगे तो मेन उसका उद्देश्य होता है कि छात्रों में श्रवण, वाचन, पठन और लेखन कौशल का विकास करना। तो पहली ही लाइन में एक क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, कौन-सा? कभी-कभी होता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इसका सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए क्या कहा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, ये लाइन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है, तैयार हो रहा है कि पहले श्रवण होता है, फिर वाचन होता है, फिर पठन होता है, फिर उसके बाद लेखन होता है, ठीक? तो दूसरा, तो पहला तो ये हो गया कि इसका उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों के बीच में इन सब सारी चीज़ों का विकास करना होता है। दूसरा जो पॉइंट है, भाषा का सार्थक एवं व्यावहारिक प्रयोग। भाषा एक ऐसी होनी चाहिए जिसका एक सार्थक प्रयोग हो या उसका व्यावहारिक प्रयोग हो। जितना उसका सार्थक एवं व्यावहारिक प्रयोग होगा, उतना ही वो बेहतर माना जाएगा। ठीक? क्या आपकी भाषा टेक्निक। तीसरा पॉइंट क्या है? संप्रेषण क्षमता का विकास, यानी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, आजकल इसी की डिमांड है मार्केट में। जितना अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेंगे, उतना ही आपका काम आसान होता जाएगा। कहा जाता है कि कोई भी बातें होती हैं, अगर हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, तो सामने वाले से हम अपनी बातें आसानी से मनवा लेते हैं, उसे कंप्लीट करवा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। एक तो ऐसा भी होता है कि जब हम अपनी वाणी से कुछ भी बोलते हैं, तो मारपीट, झगड़े, लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होता है। हमको अपनी जो भाषा शिक्षण टेक्नीक है उसको ऐसा रखना है जिससे कहीं भी कोई समस्या ना हो, ठीक है? तो हम आगे बढ़ाते हैं, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य हो गया। तो यहाँ पे प्रमुख भाषा शिक्षण की तकनीकें दिया गया है, कौन-कौन से हैं? श्रव्य या मौखिक विधि, श्रव्य यानी सुनना, या मौखिक विधि, उसमें लिखना कुछ भी नहीं होता है। तो जब मौखिक विधि की आप बात करेंगे तो पहले क्या होगा, इसका भी क्रम पूछ लिया जाता है। क्या आपसे पूछ लिया जाता है? क्रम। तो क्रम में क्या पूछ लिया जाता है, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, इसका सही क्रम से व्यवस्थित करना। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी आपका तैयार हो रहा है, ठीक है? तो क्रम में पहले सुनना होता है। अगर मौखिक विधि में जाएँगे तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छे लिसनर बनिए, श्रोता बनिए, सुनिए चीज़ों को। सुनने के बाद फिर बोलिए, फिर उसके बाद में पढ़ना और लिखना होता है। ये किसके लिए है? टीचिंग के लिए है, ठीक है? तो और उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि सही उच्चारण और प्रवाह पर बल देना चाहिए। जब आप उसको प्रोनाउंसिएशन करने जा रहे हैं, उसका उच्चारण करने जा रहे हैं, तो सही जगह पे प्रवाह होना चाहिए, सही जगह पे बल देना चाहिए। कब कौन-सी बातें आपको तेज़ बोलनी है, कब कौन-सी बातें आपको स्लो बोलनी है। एक टीचिंग मेथड का, टीचिंग टेक्निक का एक विधि होती है कि कौन से पॉइंट्स को कब कहाँ ज़्यादा बोलना है, कौन से पॉइंट को कब कहाँ कम बोलना है। दैट मीन्स क्या है? स्लो बोलना है। अब आ जाइए कार्यात्मक विधि पे। किस पे? कार्यात्मक विधि। तो कार्यात्मक विधि जो होती है, वो क्या होती है? भाषा को जीवन से जोड़कर सिखाना। भाषा को किससे जोड़ना है? जीवन से। जीवन से जोड़कर सिखाना। भाषा कोई भी हो, अगर आपको जीवन से जोड़ना सिखाती है, आपके जीवन को सरल बनाती है, सभ्य बनाती है, सुसज्जित बनाती है, तो वही भाषा आपकी बेहतर मानी जाती है, ठीक है? संवाद भूमिका निर्वाह, भाषा का एक रोल प्ले होता है कि वह कहीं पे जैसे कोई डिबेट हो रहा है, संवाद हो रहा है, कोई भूमिका बनाई जा रही है, इंट्रोडक्शन की बात होती है, तो वहाँ पे भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें हम थोड़ा देखेंगे, ये तो हो गया कार्यात्मक विधि, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे संरचनात्मक विधि। क्या देखेंगे? संरचनात्मक विधि, जो सामने आपको दिख रहा है। स्लाइड्स को ऊपर करते जाएँगे, सभी टॉपिक आपको दिखते जाएगा और आप चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिए। संचारात्मक विधि में क्या होता है, ये तीसरी विधि है कि भाषा जो होती है ना, संप्रेषण का माध्यम बनती है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, दैट मीन्स बातचीत का माध्यम बनती है। किसका?
बातचीत का माध्यम बनती है, या वार्तालाप का। अगर किन्हीं दो परिवार के दो समुदाय या दो गुटों के बीच में कोई विवाद होता है, मतभेद होता है, तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप को कम करता है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन गैप को क्या करता है, दैट मीन्स संप्रेषण का माध्यम बनती है। उसके बाद क्या है, समूह कार्य या चर्चा या प्रश्न उत्तर। जैसे कहीं पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप में कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं पे कोई चर्चा हो रही है, ठीक है, या प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चल रहा है, तो भाषा ही उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक विधि। अब उसके बाद क्या है, अगली क्या है, चौथी विधि क्या है, यह है खेल एवं गतिविधि पर आधारित। इस पे आजकल सीटेट और उसके बाद जो आपका एनईपी आया है 2020, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे होता है, खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण पर। ठीक है ना, तो बच्चों को जितना खेल खेल में सिखाया जाएगा, खेल खेल में बच्चों को जितना पढ़ाया जाएगा, उतना ही उसका एक इम्पैक्ट आएगा कि बच्चा आसानी से उतना सीख पाएगा। ठीक है, तो भाषा खेल, शब्द खेल, कहानी निर्माण। ठीक है, तो हम चाहे शब्दों से गेम प्ले करा सकते हैं, कहानी निर्माण करा सकते हैं। बच्चों को कुछ वर्ड दे दे, अब उन वर्डों को जोड़कर कहा जाए कि कहानी बनाओ। ठीक है, तो बच्चों में दोनों चीज़ें होगा, एक तो गेम प्ले करेंगे, दूसरा उनमें एक कहानी को निर्माण करने की क्षमता डेवलप होगी। ठीक है, और चीज़ों को जोड़ना सीख जाएंगे कि कौन से शब्द को कहाँ पे जोड़ना है, कैसी स्टोरी बनाई जाती है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, रुचि और सहभागिता बढ़ती है। अगर खेल एवं गतिविधि पर हम आधारित, दैट मीन्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उससे क्या बढ़ती है, एक तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, दूसरी उसकी सहभागिता बढ़ जाती है। बच्चे खुश होकर जाके वो गेम प्ले करते हैं और उस पर कहीं भी कोई बोरियत महसूस नहीं होती है। तो अगला जो पॉइंट्स क्या है, शब्दावली शिक्षण। शब्दावली शिक्षण क्या है, शिक्षण। तो शब्दावली शिक्षण में क्या होता है, ठीक है ना, शब्दावली का अर्थ पहले हम देखेंगे। तो शब्दावली का जो अर्थ होता है, भाषा में किसी भाषा में प्रयुक्त शब्दों का संग्रह। शब्दावली शिक्षण में होता है किसी भाषा में प्रयुक्त शब्दों का संग्रह। जब कोई भाषा यूज कर रहा हो, क्या यूज कर रहा है, भाषा, तो उनमें जिन शब्दों का संग्रह है, उसने कितने शब्दों का यूज किया है, कितने शब्दों का प्रयोग किया है, वो क्लियर हो जाता है कि उस बंदे के अंदर भाषा का नॉलेज है, शब्दों का नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे शब्दावली शिक्षण की तकनीकें। शब्दावली शिक्षण की तकनीकें, शब्दावली शिक्षण में कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या है, चित्रों द्वारा शब्द अर्थ स्पष्ट करना, चित्रों द्वारा शब्द स्पष्ट करना, शब्द या जैसे वर्ड मीनिंग को क्लियर करना। अब इसमें आप देखेंगे कि बच्चों के सामने एक चित्र दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए, इमेज दिखाया जाए, इमेज के आधार पे बताया जाए कि आपको क्या करना है, इस चित्रों में पहचानना है कौन कौन से शब्द बन सकते हैं या कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहला क्या हो गया कि चित्रों के द्वारा शब्द और अर्थ को स्पष्ट करना। ठीक है, उसके बाद संदर्भ है, कंटेक्स्ट में शब्द प्रयोग। जो संदर्भ है उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कंटेक्स्ट है उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समानार्थी विलोमार्थी, समानार्थी और विलोमार्थी। समानार्थी का मतलब समान अर्थ रखने वाले, विलोमार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द। इनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं किसमें, शब्दावली शिक्षण तकनीक में। ठीक, शब्द खेल, शब्द जाल, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं शब्द जाल को वर्ड वेब, इनका भी यूज करके बच्चों के अंदर आसानी से उनको शब्दों के बारे में सिखाया जा सकता है। ये होती है शब्दावली शिक्षण की तकनीकें। अब अगली हम टॉपिक देखेंगे शब्दावली विकास का महत्व। क्या देखेंगे, शब्दावली विकास का महत्व। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, मुहावरे होगा और लोकोक्तियाँ होगा। ठीक है ना, शब्दावली का विकास का मतलब क्या है कि भाषा में प्रवाह। जब किसी बच्चों के अंदर शब्दावली का विकास हो जाता है, वोकेबलरी डेवलप हो जाती है, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है, उसका एक प्रभाव पड़ता है कि बच्चों के अंदर प्रवाह डेवलप हो जाएगा, प्रवाह। ठीक है ना, बोलने में गति आ जाएगी, बच्चे रुकेंगे नहीं, आसानी से बोलते बोलते चले जाएंगे। और जब तक इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा, क्या डेवलप नहीं होता है, शब्द संग्रह नहीं होता है, ठीक है, या शब्दों का ज़्यादा उसके पास भंडार नहीं होता है, तब तक भाषा में प्रवाह नहीं आता है। ठीक, समझने और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। इसका प्रभाव ये भी पड़ता है शब्दावली के विकास से कि समझने में, अंडरस्टैंडिंग में
और एक्सप्रेशन में दैट मीन्स अभिव्यक्ति की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है? बच्चे छोटी-छोटी टॉपिक को, बड़े से बड़े टॉपिक को आसानी से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो अब देखते हैं इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या हैं। ठीक है ना? तो मुहावरे और लोकोक्तियों के ऊपर एक कंप्लीट क्लास बनी हुई है, चैनल पे अवेलेबल है, आप विजिट करके देख सकते हैं। तो पहले इसमें हम देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों में मुहावरा, क्या देखेंगे? मुहावरा। तो इसका अर्थ क्या है? ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ शाब्दिक नहीं होता, यानी मुहावरे का अर्थ क्या है कि जिसका अर्थ शाब्दिक नहीं होता है। ठीक है ना? अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको उदाहरण क्या दिया जा रहा है, जैसे आंखों का तारा, यानी अत्यंत प्रिय। अब यहाँ पे देखिए आंखों का तारा क्या है, एक वाक्य है पूरा, ये शाब्दिक नहीं है। अब यहाँ भी देखिए ये अत्यंत प्रिय। तो मुहावरे में यही होता है कि उसका अर्थ जो होता है वो शाब्दिक नहीं होता है, ठीक? वो वाक्य में होता है। जैसे दाँत खट्टे करना, परास्त करना, किसी को हरा देना। ठीक है ना? चलिए, लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लोकोक्ति में क्या होता है कि अनुभव पे आधारित पूर्ण कथन। ये जो लोकोक्तियाँ होती हैं, अनुभव पे आधारित पूर्ण कथन होते हैं। ठीक है ना? जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा आप काम करोगे वैसा भरोगे। ठीक है ना? जैसा आप काम करोगे वैसा भोगे। ठीक है ना? तो जैसे कहा जाता है कि जब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप गलत कर्म करोगे तो आपको कौन-सा फल मिलेगा? गलत ही होगा, आपके साथ हमेशा गलत होगा। ठीक है ना? अब फिर भी कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, मतलब सफलता आपको लेट ही मिले वो चलेगा, लेकिन सफलता आपकी बड़ी होनी चाहिए जिससे उसकी वैल्यू हो। ऐसा ना हो कि बहुत आपको लेट भी हो जाए, सफलता भी ना मिले, और सफलता मिले भी तो बहुत छोटी हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक? ये हो गया लोकोक्ति। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है कि वह अनुभव पर आधारित पूर्ण कथन होता है। अब देखेंगे शिक्षण विधियाँ, क्या देखेंगे? शिक्षण विधियाँ। अब शिक्षण विधियाँ कौन-कौन सी होती हैं? जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, कहानी या संवाद के माध्यम से, कहानी या संवाद के माध्यम से बच्चों को अगर सिखाना है तो उसमें कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे क्या करना है आपको? कहानी आप उनको सुनाइए, बच्चों से डिबेट कराइए, संवाद कराइए किसी टॉपिक पे, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर क्या हो जाएगा, शिक्षण की विधि डेवलप हो जाएगी। और उनको करना क्या है, दैनिक जीवन के उदाहरण दीजिए। अब उनको इंस्ट्रक्शन में कहा जा सकता है कि आपको जो भी एग्ज़ाम्पल लेना है वो करंट की एग्ज़ाम्पल लेना है। तो ऑटोमेटिक बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएगा कि कैसे हमको बातचीत करनी है, कैसे चीज़ों को कनेक्ट करना है, कैसे चीज़ों को जोड़ना है। ठीक है ना? चित्र एवं अभिनय, ये भी है, चित्र एवं अभिनय। बच्चों को एक चित्र दिखाया जाए, चित्र के माध्यम से बच्चों को कहा जाए कि अभिनय करिए, एक रोल करिए। तो उससे भी बच्चे आसानी से सीखते हैं, बढ़िया सीखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ बना रहता है। ठीक है? तो हम अगली और भी बढ़ाते हैं क्लास में। अगला हमारा क्या पॉइंट्स है? वर्तनी शिक्षण, स्पेलिंग टेक्निक। ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर बच्चों में देखने को मिल जाती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ठीक है ना? और बच्चे गलती किस पे करते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है, टीचर्स में भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर स्पेलिंग टीचिंग में अगर देखा जाए तो आसानी से उसको सुधारा जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। तो वर्तनी शिक्षण के उद्देश्य क्या-क्या हैं? शुद्ध लेखन की आदत, जब वर्तनी शिक्षण पे आप काम करेंगे, उसका एक बेनिफिट ये मिलेगा, फ़ायदा ये मिलेगा कि शुद्ध लेखन की आदत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, शुद्ध लिखना आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? भाषा की मानकता बनाए रखना, और जितना आप शुद्ध लिखने का प्रयास करेंगे, उतना ही भाषा की जो मानकता है, मानकता का मतलब स्टैंडर्ड, उसका स्टैंडर्ड या लेवल ऑटोमेटिक क्या होगा? मेंटेन होगा। ठीक है? चलिए, अब कुछ प्रमुख तकनीकें हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कुछ प्रमुख तकनीकें। कौन-कौन सी हैं? प्रमुख तकनीकों में श्रुत लेख, डिक्टेशन, क्या है? श्रुत लेख। उसके बाद क्या है? दृश्य श्रव्य अभ्यास, दृश्य श्रव्य अभ्यास। इसमें क्या होता है? बच्चों को पहले कुछ चित्र दिखाया जाए, कुछ सुनाया जाए, फिर उसी के आधार पर वही वर्ड बोलने के लिए कहा जाए जो बच्चों को दिखाया और सुनाया गया है। तो इसको हम कहते हैं दृश्य और श्रव्य अभ्यास। गलतियों का सुधार अभ्यास, अब बच्चों को कोई प्रैक्टिस कराई जाए, कोई उनको टास्क दिया जाए, टास्क देने के बाद उनमें जो गलतियाँ हैं फिर उसको सुधार करने के लिए कहा जाए। फिर ये हो लास्ट में क्या है? बार-बार सही प्रयोग, क्या हो? बार-बार सही प्रयोग।
ये भी हो कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 बार बच्चों से प्रैक्टिस कराई जाए और ये भी कहा जाए कि आपको हर चीज़ें सही रूप से प्रयोग करनी है, ठीक है ना? तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा, तो आसानी से बच्चे धीरे-धीरे भाषा सीख जाएँगे और भाषा का डेवलपमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक? अब क्या है अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अब ज़्यादातर स्कूलों में होता नहीं है, लेकिन पहले आप देखेंगे जब पुराने स्कूलों में जाएँगे, तो जहाँ पे भी अनुच्छेद लेखन होता है, ठीक है? वहाँ के बच्चों के अंदर वर्तनी की शुद्धियाँ बहुत कम होती हैं, वर्तनी में गलतियाँ कम होती हैं, तो उसका एक फ़ायदा मिलता है, एक लाभ मिलता है कि बच्चों के अंदर शुद्ध-शुद्ध लिखने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो पैराग्राफ राइटिंग आज के टाइम की बहुत ज़रूरी है। सीटेट एग्ज़ाम का फ़ोकस भी रहता है। ये बहुत मजबूत पक्ष होता है जो सीटेट इससे बार-बार क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं अनुच्छेद के तत्व कौन-कौन से हैं। जो पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ के क्या-क्या तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे विषय वाक्य। अगर कोई भी अनुच्छेद होगा तो उसमें क्या होगा, एक विषय वाक्य होगा, उसका एक सहायक वाक्य होगा और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, निष्कर्ष वाक्य होगा। ठीक है ना? सहायक वाक्य के माध्यम से विषय वाक्य क्लियर होगा और इन दोनों के माध्यम से क्या क्लियर होगा, निष्कर्ष वाक्य क्लियर होगा। चलिए, अब हम देखते हैं शिक्षण विधियाँ कौन-कौन सी हैं। क्या है शिक्षण विधियाँ? शिक्षण विधियों में क्या है? संकेत बिंदुओं पर लेखन। अगर शिक्षण विधि को आपको डेवलपमेंट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा, संकेत बिंदुओं पर लेखन करना स्टार्ट कर दिए। कुछ आप संकेत पॉइंट्स रख दीजिए, उसी के ऊपर जब आप लेखन स्टार्ट करेंगे, शिक्षण स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमैटिक एक इम्पैक्ट आएगा, प्रभाव आएगा कि चीज़ें सुधार होती हुई चली जाएँगी। चित्र देखकर लेखन, जैसे सामने एक पेंटिंग रख दी जाए, वॉल पेंटिंग रख दी जाए, चित्र रख दिया जाए, वो चित्र कुछ भी हो जाए। जैसे चाहे तो अपने माता-पिता के फिगर रख लें, भगवान का किसी भगवान का फ़ोटो आप रख लें, ठीक है ना? तो आप कोई भी एक चित्र रख लीजिए, जिससे आप मोटिवेट हो, अट्रैक्ट हो, जिसके बारे में ज़्यादा आप सोच सकें। और वो चित्र दिखाने के बाद कहा जाए कि इन पे कम से कम आपको 50 सेंटेंस लिखने हैं। पहले 10 लिखाइए, 15 लिखाइए, 20 लिखाइए और आगे बढ़ते चले जाएँगे, ठीक है? तो बच्चा क्या करेगा, क्रिएटिव माइंड रखता है, उस इमेज के बारे में हर एंगल से वो सोचना स्टार्ट कर देगा, तो उसका एक प्रभाव आएगा कि वो चित्र देखकर बहुत सारी चीज़ें बना लेगा, ठीक है ना? अनुभव आधारित लेखन, अनुभव आधारित लेखन में होगा कि बच्चे को पहले कुछ टास्क दीजिए, कोई काम दीजिए और उसके बाद ये कहा जाए कि आपने इससे जो अनुभव हुआ है, जो आपने सीखा है, उसी के आधार पे आप क्या करिए, लेखन करिए, कभी आप अभी तक आपने क्या-क्या सीखा है। ठीक? ये होता है अनुभव आधारित लेखन। अब अगली हम विधि देखेंगे मूल्यांकन के आधार पर। किसके आधार पर? मूल्यांकन के आधार पर। तो मूल्यांकन के आधार में क्या-क्या है? विषय से संबद्धता, भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए और क्रमबद्ध विचार होने चाहिए। विचार कैसे होने चाहिए? क्रमबद्ध होने चाहिए, ठीक? तो मूल्यांकन के आधार पे 3 चीज़ें हैं। विषय से संबद्धता, जब आप मूल्यांकन के आधार पे टीचिंग करने जा रहे हैं, शिक्षण करने जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए उसमें? जो भी टॉपिक रखेंगे, जो भी पॉइंट्स रखेंगे, वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? आपके विषय से। भाषा आपकी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, चाहे हिंदी लिखिए, चाहे इंग्लिश लिखिए, चाहे उर्दू लिखिए, पंजाबी लिखिए, भोजपुरी लिखिए, लेकिन भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए। उसमें हौच-पौच नहीं होना चाहिए, पंचमेल खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक? विचार भी क्रमबद्ध होने चाहिए, पढ़ने के बाद ऐसा फ़ील हो कि जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं, टू द पॉइंट्स हैं, क्लियर हैं, इसमें कहीं से भी कोई लैगिंग नहीं है। चलिए, अब आ जाइए संक्षेपण पे। संक्षेपण दैट मीन्स कि चीज़ों को समराइज़ करना, उसकी समरी बताना। तो संक्षेपण प्रिसाइज़ या समरी राइटिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि 10 पेज की स्टोरी को आप 1 पेज में आसानी से समराइज़ कर दीजिए। उसकी मेन पॉइंट्स एकदम कंक्लूज़न आप बता दीजिए, ठीक है? तो इसका क्या होता है, मूल भाव को बनाए रखते हुए। तो जब आप संक्षेपण कर रहे हैं, समरी राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें मूल भाव को हमेशा बनाए रखिए, ठीक है ना? वो उससे भटकने ना पाए। कम शब्दों में सार प्रस्तुत करना, कम शब्दों में सार प्रस्तुत करना, कम शब्दों में सार प्रस्तुत करना। एक आपके अंदर ये भी शैली होनी चाहिए कि शब्द कम से कम यूज़ करें। जैसे आपने कहा होगा कि बिहारी को कहा जाता है सत गागर में सागर भर दिया। ये गागर है, पूरी उस सागर को किसमें भर दिया? गागर में। तो आपके पास जो शब्दों का चयन है, इतना कम हो और उसमें बहुत बड़ी बातें आप कह जाएँ। तो उसी को कहते हैं कि कम शब्दों में सार प्रस्तुत करना। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक? तो संक्षेपण की कुछ विशेषताएँ हैं कि जब आप समरी उसकी निकालने जा रहे हैं तो उसकी कुछ विशेषताएँ हैं, ठीक है? तो विशेषताओं में क्या है? अनावश्यक उदाहरण हटा दीजिए। अगर आपके पॉइंट से, आपके टॉपिक से हट के कोई एग्ज़ाम्पल है तो उसको हटा दीजिए, उसको उसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने शब्दों में लिखना, जब आप कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई टीचिंग कर रहे हैं, कोई कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो उसको आप अपने शब्दों में लिखिए। बनावटीपन नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, फालतू की चीज़ें उसमें ऐड नहीं होनी चाहिए। आपके जो शब्द हों वो अपने हों, आपने के द्वारा उसको रचित किए गए हैं, उसको रखे गए हैं, उसको जोड़े गए हैं। मूल भाव ना बदलें, यानी जो कहानी का संक्षेपण का जो मूल भाव है, कभी भी उसको बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप संक्षेपण कर रहे हैं और उसके बाद उसका मूल भाव ही बदल जाए, ठीक? तो ये हो गया संक्षेपण की विशेषताएँ। शिक्षण तकनीक, क्या है शिक्षण तकनीक? अब हम क्या देखेंगे? शिक्षण तकनीक। तो शिक्षण तकनीक में चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमको क्या करना होता है, पहले गद्यांश को समझना होता है या समझाना होता है, ठीक है ना? अगर हम समझ लेंगे, समझाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसमें मुख्य जो बिंदु होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको आप रेखांकित कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और उसके बाद शीर्षक कैसे दिया जाता है, वो चीज़ भी हम क्या करते हैं, सिखा सकते हैं। जब शिक्षण तकनीक में इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले गद्यांश को समझाइए आप, फिर मेन जो पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कराना सिखाइए। उसके बाद लास्ट में शीर्षक कैसे दिया जाता है, कंक्लूजन के आधार पे शीर्षक देना भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ये होता है शिक्षण तकनीक में उसका प्रयोग। अब लास्ट में क्या है? लास्ट में सीटेट की एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होगी। किसके साथ? कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कीज़ के साथ, कुछ पॉइंट्स के साथ। कौन-कौन से पॉइंट हैं? एक नज़र में उसको हम देख लेते हैं, फट से रिवीजन कर लेते हैं। 2026 में एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे क्या है? भाषा शिक्षण का मतलब क्या है? कौशल विकास। शब्दावली का मतलब क्या है? संदर्भ आधारित। मुहावरे और लोकोक्ति बराबर क्या होता है? प्रयोगात्मक। इनको आप यूज़ करेंगे, जितना प्रयोग करेंगे उतना ही आपका कंटेंट मजबूत होता जाएगा, ठीक है? उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। वर्तनी बराबर क्या है? अभ्यास आधारित। वर्तनी आपकी तभी सुधर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा जब आप अभ्यास करेंगे, ठीक है? अनुच्छेद व संक्षेपण का मतलब क्या है? विचारों की स्पष्टता। अनुच्छेद कितना बड़ा हो, कितना बड़ा कंटेंट हो, अगर आपके अंदर समझ है, तो उसको आसानी से कम शब्दों में उसको व्यक्त कर सकते हैं, उसको आप वहाँ दिखा सकते हैं। तो ये होता है विचारों की स्पष्टता, विचारों की स्पष्टता। तो लगभग क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम अगली क्लास में एक अच्छे कंटेंट के साथ। अच्छा कंटेंट क्या होगा मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। इसी क्लास के ऊपर लगभग 90 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। किससे? शिक्षण कौशल से या टीचिंग मेथड से या भाषा शिक्षण से। तो वो 90 क्वेश्चन की जो क्लास होगी वो आपको कल मिलेगी, सेम टाइम पे मिलेगी, ठीक है? लगभग 8 बजे क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी। तो चैनल पे आप बने रहिए, सीटेट तैयारी आपकी बढ़िया होगी और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आप लेकर आएँगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।